हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। राइट, देखिए हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में लास्ट क्लास तक स्लो सैंड फिल्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में पहले हमने डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको टोटल 4 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप था मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, उसके बाद आया सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद आया बायोलॉजिकल चेंजेस एंड देन इट वाज इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। ठीक, और जिस लेयर में ये सारी रिएक्शंस होती हैं, मैंने उस लेयर का नाम भी आपको बताया था। दैट लेयर नेम, द नेम ऑफ द लेयर इज नोन एज शमर्टस्टेक लेयर। राइट, अब देखो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो 2-3 क्लासेस होने वाली है फिल्ट्रेशन की, खास तौर पे दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें प्री लेवल और मेंस लेवल के, दैट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप के, दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो हमने कल की क्लास में स्लो सैंड फिल्टर को भी कवर किया था, जिसमें स्लो सैंड फिल्टर में मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल में फिल्टर वर्क कैसे करता है, उसके डिजाइन पैरामीटर्स क्या हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनको डिजाइन करते हुए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक, तो अब उसी में हमारे पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि स्लो सैंड फिल्टर से रिलेटेड है। पहले इस न्यूमेरिकल को कवर करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे हमारे रैपिड सैंड फिल्टर की तरफ। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रीटमेंट यूनिट हैविंग कैपेसिटी ऑफ 20,000 persons with average water supply of 150 liters per capita per day. ठीक, assume the rate of filtration as 180 liters per meter square per hour। देखिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इसने बोला नंबर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर यूनिट्स बतानी है, तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए 20,000 पर्सन्स की, जिनमें एवरेज वाटर सप्लाई कितना होना चाहिए? 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे का, और आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज्यूम करना है 180 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, तो हमने देखा था 100 से 200 के बीच में, अगर आवर्स के बेसिस पे लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और अगर डेज के बेसिस पे बात की जाए देन इट विल बी अराउंड 2400 टू 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स बतानी है। अब अगर पिछली क्लास में थोड़ा सा अगर हम वापस से उस क्लास की तरफ चलते हैं, तो मैंने बताया था स्लो सैंड फिल्टर के नंबर ऑफ यूनिट्स किस पे डिपेंड करती हैं? प्लान एरिया पे। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्लान एरिया, और प्लान एरिया के बेसिस पे फिर हम लोग यहां से नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लान एरिया कैसे आएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब प्लान एरिया के लिए हमने पढ़ा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि हमने पहले किया है, हमें चाहिए डिजाइन डिस्चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज। अब डिजाइन डिस्चार्ज कैसे आता है? QD, QD के लिए हम लोग क्या लेते हैं? QD या Q max, ये होता है 1.8 टाइम्स Q एवरेज। तो सबसे पहले तो Q एवरेज से ही शुरुआत करेंगे। अब Q एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला 20,000 पर्सन्स, और डिमांड कितनी है? बेसिकली वाटर सप्लाई कितनी है? 150 लीटर्स पर पर्सन पर डे। एक दिन में एक पर्सन के लिए 150 लीटर की रेट से पानी आएगा। 20,000 पर्सन है तो 150 इंटू 20,000। ठीक, तो ये बना आपके पास में 3 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे। दिस इज एवरेज। अब एवरेज के बेसिस पे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Q max, और Q max कैसे आएगा? 1.8 टाइम्स Q एवरेज। 1.8 इंटू Q एवरेज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁶, वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे। ये आ गया आपके पास में मैक्सिमम डिजाइन डिस्चार्ज। ठीक, अब इसके बेस पे आपको चाहिए सेकंड स्टेप में प्लान एरिया कैलकुलेट करना है। अब प्लान एरिया के लिए हमने पढ़ा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। हमने ये पढ़ा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है, इट इज डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना दिया है? 180 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया यहां से, तो हम लोग एरिया तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो मैं प्लान एरिया में ये लिख दूं, दिस प्लान एरिया विल बी इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो एरिया में अब डिजाइन डिस्चार्ज कितना? 5.4 इंटू 10⁻⁶।
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 180 लीटर्स। अब देखो एक बार यूनिट्स पे चलते हैं। इसकी यूनिट लीटर पर डे, इसकी यूनिट लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ये बोलता है एक घंटे में 180 लीटर की रेट से पानी आएगा, तो एक दिन में कितना पानी आएगा? 24 आवर से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये बन गया। ये आएगा आपके पास में प्लान एरिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास वैल्यू आएगी 1250 मीटर स्क्वायर। दिस इज प्लान एरिया। अब प्लान एरिया के बेसिस पे पिछली क्लास में मैंने आपको एक टेबल बताई थी। वो टेबल ये बोलता है कि अगर अपने पास में एरिया, प्लान एरिया अगर 20 मीटर स्क्वायर से कम है, 1 रिक्वायर्ड 1 एडिशनल, एडिशनल बोल दो स्टैंड बाय बोल दो, एक ही बात है। अगर अपने पास में प्लान एरिया 20 से 249 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो 2 + 1, 249 से 649 के बीच में है तो 3 + 1, 3 यूनिट्स रिक्वायर्ड 1 एडिशनल। 650 से 1200 के बीच में 4 + 1 एंड अबव 1200 में 5 + 1। तो अभी मेरे पास में प्लान एरिया है कितना? मेरे पास में प्लान एरिया है 1250 मीटर स्क्वायर। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए यहां से तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ये वाला। तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां से हम लोग लिखते हैं, जो मेरे पास बनेगा पॉइंट आगे, प्रोवाइड 5 + 1 = 6 यूनिट्स ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमारे पास में स्लो सैंड फिल्टर के टोटल कितने यूनिट्स हमने प्रोवाइड की? हमने टोटल 6 यूनिट्स प्रोवाइड की, जिसमें से 5 जो है 5 आर रिक्वायर्ड एंड 1 इज एडिशनल। ये बना। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब देखो ये अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मान लो इसी में बोलता है कि आपको हर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, हर यूनिट का आपको प्लान एरिया बताना है या डायमेंशन बतानी है। तो आप प्लान एरिया के लिए क्या करेंगे? प्लान एरिया ऑफ ईच यूनिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्लान एरिया जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी आएंगी? टोटल? नहीं, बिल्कुल गलत। जैसे ही यहां पे टोटल से डिवाइड किया, आंसर गलत। देखो ये बोलता है 1250 मीटर स्क्वायर के एरिया को हमें ऐसे प्रोवाइड करना है कि वो इतना पानी ट्रीट करे। तो इसका मतलब हर कंडीशन में, हर वर्किंग कंडीशन में इतना पानी तो ट्रीट होना ही चाहिए। एक अगर मैं एडिशनल यूनिट प्रोवाइड करके चल रहा हूं तो वो एक्स्ट्रा है। एक टाइम पे 5 यूनिट काम करेंगी और उन 5 यूनिट का एरिया कितना होना चाहिए? टोटल 1250। तो ध्यान रखना, जब भी आप प्लान एरिया ऑफ ईच यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो आपके डिवाइड में आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स हम कंसिडर करेंगे, ना कि टोटल यूनिट्स। इस पॉइंट को ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। इस पॉइंट पे बहुत गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो टोटल प्लान एरिया इज 1250, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स में 5। तो प्लान एरिया ऑफ ईच यूनिट हमारे पास में कितना बना? तो प्लान एरिया ऑफ ईच यूनिट के लिए बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। दिस विल बी अबाउट 250 मीटर स्क्वायर। आगे अगर बोल देता है स्क्वायर यूनिट है तो लेंथ और विड्थ आ जाएगी। अगर रेक्टेंगल दिया तो कुछ ना कुछ लेंथ टू विड्थ रेशियो गिवन होगी, जिसके बेसिस पे हम आगे अपने डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में बनेगा, जिसमें आपको पहले प्लान एरिया कैलकुलेट करना है, प्लान एरिया के बेसिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक, इतना ही आएगा मोस्टली। और अगर नंबर ऑफ यूनिट के बाद में आगे उसका एरिया पूछा गया तो नंबर ऑफ यूनिट्स में आपको प्लान एरिया को नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट से डिवाइड करना है, टोटल यूनिट से किसी भी केस में डिवाइड नहीं करना है। ठीक, इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में बनेगा स्लो सैंड फिल्टर का। अब इसके बाद में जो स्लो सैंड फिल्टर है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट फिल्टर यूनिट है दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर। ये यूनिट ऐसी है जिसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं रैपिड सैंड फिल्टर यूनिट से, और प्री लेवल के तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर को। चलिए बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। देखिए ये जो डायग्राम है, दिस कंप्लीट डायग्राम रिप्रेजेंट्स रैपिड सैंड फिल्टर। जैसे हमने स्लो सैंड फिल्टर में उसकी वर्किंग को पढ़ा था, वर्किंग के साथ साथ इसके डिजाइन पैरामीटर्स को स्टडी किया था, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इसको कंसीडर करने वाले हैं। राइट, इसी के साथ में इससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रबल्स आती हैं, वर्किंग ट्रबल्स जिनको हम लोग बहुत नाम देते हैं, डबल फिल्ट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फिल्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो जो अरेंजमेंट है
ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का इंडिकेट करता है कि हमारे पास में टोटल, मैंने पूरे डायग्राम में टोटल 6 वॉल्व आपको रिप्रेजेंट किए हैं। वॉल्व नंबर 1, वॉल्व नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये पूरी जो वर्किंग होती है ना, ये इन 6 वॉल्व पे डिपेंड है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है कई बारी कि वर्किंग टाइम में कौन कौन सी वॉल्व ओपन होंगी, और वर्किंग के साथ में अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो जब हमारा बेसिकली क्लीनिंग होगी तो उस टाइम पे वॉल्व कौन कौन सी ओपन होंगी। तो ड्यूरिंग वर्किंग valve number 1 and valve number 4 are kept open and other valves are kept closed। वॉल्व नंबर 1 को आपने ओपन किया, तो जब वॉल्व नंबर 1 ओपन होगी तो वाटर की एंट्री यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब पानी जैसे जैसे इसमें एंटर करता जाएगा, क्योंकि वॉल्व नंबर 2 क्लोज है तो इस इनलेट चैम्बर में पानी इकट्ठा होता गया। सेम ऐसे ही जब पानी पूरा इनलेट चैम्बर को भर जाएगा तो ओवरफ्लो होना स्टार्ट होगा, और ओवरफ्लो होते हुए सैंड और ग्रेवल्स के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सैंड और ग्रेवल्स के थ्रू जब पास होना स्टार्ट होगा तो देखो बेटा सेम है, मेन फिल्टर मीडियम सैंड या फिर एंथ्रेसाइट। ग्रेवल का काम क्या है? ग्रेवल का काम है सिर्फ और सिर्फ सैंड को सपोर्ट करके चलना। तो इसके ऊपर लेयर बना ली इसने इम्प्योरिटीज की, और सेम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कौन सा फंक्शन, कौन सा मैकेनिज्म? जो हमने फिल्ट्रेशन में पिछली क्लास में स्टडी किया था। 4 स्टेप से कौन कौन से थे याद करो। पहला था मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के बाद सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस, जिसमें एक लेयर की फॉर्मेशन भी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक लेयर की फॉर्मेशन भी बताई थी जिसको हमने नाम दिया था शमर्ट्सडेक लेयर। तो वो लेयर की फॉर्मेशन भी साथ में एग्जिस्ट करती है। तो जब पूरा का पूरा वर्किंग हो जाएगी, पूरा मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो वाटर फ्लो होते हुए इन सेंट्रल ड्रेन, लेटरल ड्रेन और सेंट्रल ड्रेन के थ्रू होते हुए वॉल्व नंबर 4 से हम लोग इस फिल्टर वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। वॉल्व नंबर 3 बंद रहेगी, तभी तो वॉल्व 4 से हम लोग इस फिल्टर वाटर को यहां से कलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये सिंपल सा है अपने पास में वर्किंग टाइम में। जब इसकी क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी फिलहाल वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं और इसके डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डिजाइन पैरामीटर्स से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर में, वो पहला पॉइंट है मेन फिल्टर मीडियम, सैंड और एंथ्रेसाइट। सैंड और एंथ्रेसाइट इज द मेन फिल्टर मीडियम, इज द मेन फिल्टर मीडियम। ठीक है, अब आगे क्या था? ग्रेवल्स का काम क्या था? ग्रेवल का काम था इसको सपोर्ट करना। तो ये ग्रेवल क्या करते हैं? जो सैंड की लेयर है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लोग यही लिखेंगे, ग्रेवल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट, ग्रेवल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है वो अगला स्टेप बोलते हैं कि इनका साइज क्या रहेगा। सैंड और ग्रेवल्स की बात करते हैं तो सैंड का इनफैक्ट, तो इफेक्टिव साइज ऑफ फिल्टर मीडियम D10। इफेक्टिव साइज क्या था? D10। इसकी वैल्यू यहां पे देखो पिछले वाले में थी 0.2 से 0.3 mm के बीच में, ये होता है इन द रेंज ऑफ 0.35। इधर लिख रहा हूं 0.35 से 0.55 mm के बीच में। ये भी रेंज का है, एग्जैक्ट नहीं है, इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको बुक्स में मिल सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट आल्सो। ठीक है, इसके बाद में यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट CU। अब इसके अगर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की बात करें तो इट इज D60/D10, जिसकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी? जिसकी वैल्यू होगी 1.2 से 1.6 के बीच में। दिस इज यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू वेरी करती है 1.2 से 1.6 के बीच में। ठीक है, देखो मैंने बताया था इफेक्टिव साइज कहीं ना कहीं वॉइड साइज को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब वॉइड साइज को अगर इंडिकेट करता है तो मैं इसी पॉइंट को ऐसे भी बोल सकता हूं कि वहां पे वॉइड साइज कितना था? 0.2 से 0.3 mm के बीच में। यहां पे वॉइड साइज कितना है? 0.35 mm से 0.55 mm के बीच में। वॉइड साइज बड़ा है तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कैसी होगी और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसा होगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किससे डील करता है? पानी को ट्रीट करने की स्पीड से। ठीक है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका ज्यादा होगा क्योंकि पानी यहां से जल्दी से पास करेगा। तो इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर,
ये होता है 30 टाइम्स, यस 30 टाइम्स, 30 गुना, 30 टाइम्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, 30 टाइम्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। अब एसएसएफ स्लो सैंड फिल्टर का हमने पढ़ा था 100 से 200, 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। मैंने बोला 30 टाइम्स है, 30 गुना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना ये 3000 टू 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 30 गुना ज्यादा होता है स्लो सैंड फिल्टर से, और इसी कारण से अब क्योंकि जल्दी से ट्रीट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी इस फिल्टर की? देखो, अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी, अब क्योंकि वॉइड साइज ज्यादा है तो ये इंप्योरिटीज को कम रोक पाएगा, इसकी एफिशिएंसी होती है 90% तक। Efficiency of RSF 80% to 90% of impurities removal, 80% to 90% of impurities removal। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लीनिंग की। क्लीनिंग, यहां जो क्लीनिंग होती है, देखो पिछले वाले में क्लीनिंग कैसे बताई थी, पिछले वाले में मैंने बताया था रेकिंग एक्शन, जिसमें हम लोग टॉप जो 1.5 से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की सैंड लेयर थी, इसको नई सैंड से रिप्लेस कर देते थे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहां पे क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग इज डन बाय बैक वॉशिंग, इज डन बाय back washing. This point is very important from examination point of view. रैपिड सैंड फिल्टर को कैसे क्लीन करेंगे, कैसे इसकी सफाई की जाएगी, तो इसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा बैक वॉशिंग। और ऐसे ही स्लो सैंड फिल्टर को कैसे करते हैं, उसको हम लोग क्लीन करते हैं बाय रेकिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो है मेरे पास में, ये तो हो गया क्लीनिंग। अब क्लीनिंग के बाद में अगर आगे बात की जाए तो ये बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितना होता है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग है 24 से 48 घंटे में, 24 आवर्स टू 48 आवर्स। कैसे होता है, इधर देखो, यहां पे देखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक वॉशिंग करनी है। तो बैक वॉशिंग के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरिंग बैक वॉशिंग वॉल नंबर 1 और 4 को बंद कर देंगे, क्योंकि ये पहले ओपन थी। अब आपको ओपन कौन कौन सी करनी है, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 5 एंड वॉल नंबर 6। यहाँ पे एक टैंक बना रखा है जो बैक वॉशिंग के लिए पानी को स्टोर करके चलेगा, तो इसके अंदर से पानी की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी इधर। अब क्योंकि ये दोनों वॉल बंद है तो पानी यहीं पे इकट्ठा रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ में वॉल नंबर 5 से कंप्रेस्ड एयर को हम लोग पास करना स्टार्ट करते हैं, जिसके सक्शन की वजह से, सक्शन प्रेशर की वजह से ये जो यहां से जो पानी था ये धीरे धीरे ऊपर की साइड उठना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, पानी की स्पीड बढ़ती जाएगी ऊपर की साइड में, और ये रिवर्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो रिवर्स मूवमेंट हुई, इसको हमने नाम क्या दिया, बैक वॉशिंग। वैसे वॉशिंग किया हमने, वॉश किया फिल्टर को टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपने यहां से बस पानी को पास करना है, और पानी को पास करते हुए ये पानी ऊपर उठेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये वॉश करता जाएगा, और पानी कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से ओवरफ्लो होता हुआ पीछे की साइड में चला गया। तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज बैक वॉशिंग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से पॉइंट। ठीक है, अब वॉल नंबर 6, 5 और 2 ओपन रहेगी। अब इस टाइम पे मतलब इसको क्या करना है आपको, इसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितना है, 24 से 48 घंटे। इसका मतलब आपको हर 24 से 48 घंटे में एक बार हमारे फिल्टर को क्लीन करके चलना है। और इस क्लीनिंग में, बैक वॉशिंग में टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग कितना बताया, ये बताया मैंने आपको 15 मिनट से 30 मिनट, 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। ये बोलता है बैक वॉशिंग में पानी कितना कंज्यूम होगा। तो बैक वॉशिंग में जो पानी लगता है, जितना फिल्टर्ड वाटर होता है, जो वॉल नंबर 4 से निकलेगा फिल्टर्ड वाटर, उसका हम लोग 5%, 2% से 5% पहले से ही यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैक वॉशिंग। तो मतलब जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2% से 5% पानी की क्वांटिटी को एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ताकि जिसको बैक वॉशिंग में यूज किया जा सके। तो आगे लिखते हैं 2% to 5% of
filtered water is required for backwashing. 2% to 5% of filtered water is required for backwashing. ठीक, यहां से हम लोग बैकवॉशिंग कर सकते हैं. अब देखो वॉल्व नंबर 1, वॉल्व नंबर 2, 4, 5 और 6 इनके फंक्शन तो समझ में आ गए. कौन सा रह गया? वॉल्व नंबर 3. इसका अब तक ऑपरेशन हमने यूज नहीं किया है. देखो इसको कब करते हैं? जब बैकवॉशिंग हो जाती है. तो अब इनलेट से पानी आना स्टार्ट होगा, तो अभी भी तो हो सकता है इसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट, तो हम कुछ देर के लिए इनिशियली वॉल्व नंबर 3 को ओपन कर देते हैं 5 मिनट 10 मिनट, ताकि अगर कोई इंप्योरिटी रह गई तो वो इधर से बह के आगे चली जाए, इधर वेस्ट वाटर गटर में मिल जाए, और जब पानी क्लीन आना स्टार्ट होगा तो हम वापस से इसको बंद करके वॉल्व नंबर 4 को ओपन कर देते हैं. इस तरीके से हमारा जो रैपिड सैंड फिल्टर है ये कंप्लीटली वर्क करता है. ये इसके कंप्लीट पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अब अगला पॉइंट इसमें ये बोलता है कि जो हमारा, मैंने अभी आपको ये पूरा मैकेनिज्म, जो पूरा प्रोसेस आपको समझाया, इसके पैरामीटर्स भी ऑलमोस्ट कवर कर दिए मैंने. डिजाइन लाइफ मैंने बताया, ट्रीटमेंट यूनिट की, हर ट्रीटमेंट यूनिट की डिजाइन लाइफ होगी 10 साल से 15 साल, तो इसकी भी यही होगी, ये कोई अलग थोड़ी है. 10 years to 15 years. तो डिजाइन लाइफ ऑफ दिस फिल्टर इज 10 years to 15 years. आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ. अगला स्टेप आता है नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स. इसकी नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होंगी? इसकी नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स जो हैं, जैसे पिछले वाले में तो प्लान एरिया पे रिक्वायर्ड थी ना, प्लान एरिया पे डिपेंड करती थी, जिसमें हमने टेबल बनाई थी. ये प्लान एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये डिजाइन डिस्चार्ज पे डिपेंड करती है. तो अगला पॉइंट है नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स depend upon design discharge. डिजाइन डिस्चार्ज, और डिजाइन डिस्चार्ज को हम लिखते हैं QD से. तो यहां से अब नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स रिक्वायर्ड कैसे आएगा? नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स रिक्वायर्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से. तो इसकी वैल्यू होगी 1.22 स्क्वायर रूट ऑफ QD. 1.22 स्क्वायर रूट ऑफ QD, एंड QD इज डिजाइन डिस्चार्ज. डिजाइन डिस्चार्ज, जितना डिजाइन डिस्चार्ज आएगा आपको, इसको वैल्यू को, जो हमारा डिजाइन डिस्चार्ज है ना, इसको आपको कंसीडर कैसे करना है? इन टर्म्स ऑफ MLD, मिलियन लीटर्स पर डे. दैट मींस हमारे डिजाइन डिस्चार्ज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से. जितना भी डिजाइन डिस्चार्ज आप कैलकुलेट करोगे उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, MLD में कन्वर्ट हो जाएगा, और MLD को यहां पे पुट करोगे तो नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स आएंगी. उसके बाद भी एक एडिशनल यूनिट तो हमेशा हर केस में प्रोवाइड करनी ही करनी है, क्योंकि स्टैंड बाय या बैकअप आपको कंसीडर करना होगा बैक वॉशिंग के टाइम पे. तो एन एडिशनल यूनिट is always provided in the form of backup, या फिर स्टैंड बाय. इस तरीके से अपना ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, और ये पूरा का पूरा आपके पास में डिजाइन पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर के. ठीक है, अब इसी के साथ में हम लोग आगे बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की वर्किंग ट्रबल्स के बारे में, कि कौन कौन सी वर्किंग ट्रबल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं. वर्किंग ट्रबल्स ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर. वर्किंग ट्रबल्स के साथ में आप वर्किंग लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं. रैपिड सैंड फिल्टर की एक ही बात है, दोनों में से किसी भी नेम से ये आ सकते हैं. ठीक, टोटल 3 है वर्किंग ट्रबल्स. इनमें है क्या डजंट मैटर, लेकिन इनके नाम काम क्या है, ये नाम बस याद कर लो, काम चल जाएगा. ठीक है, ऐसे ही देखो जैसे 3 इसमें है, आगे हम लोग वेस्ट वाटर में पढ़ेंगे, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो ट्रिकलिंग फिल्टर आता है, 3 उसमें भी है. तो अधिकतर पेपर में कैसे होता है, पेपर के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रैपिड सैंड फिल्टर का वर्किंग ट्रबल नहीं है या कौन सा है.
ऐसे ही उसमें ट्रिकलिंग फिल्टर का भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, टोटल 6 नेम्स हैं जिनमें से आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा एक। अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है मेरे पास में क्रैकिंग ऑफ फिल्टर, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर मीडियम। ठीक, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर मीडियम के बाद में सेकंड आता है मेरे पास में जो दूसरा है, दैट इज मड बॉल फॉर्मेशन। मड बॉल फॉर्मेशन, मड बॉल फॉर्मेशन के बाद में जो तीसरा आता है इसमें, उस तीसरे को हम लोग नाम क्या देते हैं, तीसरा हमारे पास में बनता है नेगेटिव हेड फॉर्मेशन। नेगेटिव हेड फॉर्मेशन। इनफैक्ट नेगेटिव हेड फॉर्मेशन की बजाय हम इसको अगर ये बोले तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एयर बाइंडिंग। एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम। आपके पास एग्जाम के अंदर ऑप्शंस दोनों में से कैसे भी लिखा आ सकता है, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट रादर देन नेगेटिव हेड फॉर्मेशन। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रैकिंग ऑफ फिल्टर मीडियम से। देखो क्रैकिंग ऑफ फिल्टर मीडियम सुन लो बस, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये बोलता है ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होगी। मुझे बोला गया हर 24 घंटे में एक बार फिल्टर को क्लीन करना है, ठीक है। तो हर 24 घंटे में हम फिल्टर को क्लीन करेंगे तो इसका मतलब हर 24 घंटे में एक बार हमारी फिल्टर यूनिट कहीं ना कहीं रेस्ट में आएगी, पानी पास होना बंद होगा उसमें से। तो उस कंडीशन में जब अपना फिल्टर ऑल्टरनेटली वेट और ड्राई होगा, ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है आरएसएफ में, रैपिड सैंड फिल्टर में। स्लो सैंड में इनमें से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्लो सैंड में 3 महीने तक तो कॉन्टिन्यूसली चलेगा, उसके बाद में एक दिन के लिए वो रेस्ट में आएगा। यहाँ पे हर 24 घंटे में एक बार इसको रेस्ट में लेके आना है। तो ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग एग्जिस्ट करेगी डेली बेसिस पे, और ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग से श्रिंकेज स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, और श्रिंकेज स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक जनरेट हो सकता है, विच रिप्रेजेंट्स क्रैकिंग ऑफ फिल्टर मीडियम। अगर कोई इसकी डिटेल लिखना चाहे तो डिटेल में आएगा ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फिल्टर मीडियम। Alternate wetting and drying of filter medium produces shrinkage stresses in the filter medium, और जिसकी वजह से as a result cracking of filter medium takes place। सेकेंड लेवल पे पढ़ते हैं, जो सेकेंड वर्किंग ट्रबल है दैट इज मड बॉल फॉर्मेशन। अब देखो नॉर्मली अपनी फिल्टर मीडियम जो है, जो भी फिल्टर मीडियम है, सैंड है, एंथ्रासाइट है, ये ऊपर से तो ओपन ही रखना पड़ेगा एटमॉस्फेयर के, ताकि सनलाइट आए, बायोलॉजिकल चेंजेस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, समटसडेक लेयर, ये सब कुछ एग्जिस्ट करे। तो जब ये ऊपर से ओपन रहेगा, एक्सपोज्ड रहेगा, तो उस कंडीशन में आसपास में डस्ट जो होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स थे, जो फिल्टर मीडियम था, इसके ऊपर लेयर बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, सबने अलग अलग लेयर बना दी। All the dust particles are now forming the number of layers over filter medium, और जब layers बनती जाएंगी इसके ऊपर तो इनका इनडायरेक्टली वॉइड का साइज रिड्यूस हो जाएगा और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घट जाएगा। ये इंडिकेट करता है मड बॉल फॉर्मेशन को। अगला है हमारे पास में नेगेटिव हेड फॉर्मेशन या फिर एयर बाइंडिंग। अब ये क्या बोलता है, नेगेटिव हेड फॉर्मेशन या एयर बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्टार्टिंग में अपने पास में देखो इस तरीके का अरेंजमेंट था, यहां पे तो था पानी, बिल्कुल टॉप में तो वाटर, वाटर के साथ में यहाँ पे सैंड, और सैंड के बाद में नीचे ग्रेवल्स, ऐसा कुछ था ना अरेंजमेंट। अब ये क्या बोलता है कि ग्रेवल्स और सैंड की अगर हम बात करें तो सैंड में जब पानी, जब ऊपर समटसडेक लेयर बन जाएगी तो पानी नीचे फ्लो होना बंद होगा। उस कंडीशन में आसपास के सैंड के अंदर कुछ एयर के बबल्स रह जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर बाइंडिंग। इनकी वजह से वैक्यूम फॉर्मेशन हो गई, और वैक्यूम की वजह से आसपास के जो फिल्टर के ऊपर जो पानी है इसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं नेगेटिव हेड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से भी फिल्टर की एफिशिएंसी भी घट जाएगी और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी घट जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल 3 वर्किंग ट्रबल्स एग्जिस्ट करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के, राइट। अब देखो अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो न्यूमेरिकल के अंदर आपसे यहाँ पे प्री और मेंस लेवल दोनों के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिसमें सीधा डिजाइन डिस्चार्ज दिया जाएगा और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट उसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ अपने एग्जाम्स के लेवल की, देखिए जेईई एग्जाम अगर आता है तो जेईई एग्जाम में रैपिड सैंड फिल्टर इतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गेट और ईएस की बात करें तो इसके बाद में हम लोग जो हमारा अभी लेटरल ड्रेन्स थे, सेंट्रल ड्रेन्स थे, इनका डिजाइन भी आ जाता है,
इसी के साथ में कई बारी हेड लॉस की कैलकुलेशंस में पूछ लेता है, तो उसमें फिर वो काफी सारा वास्ट क्रिएट हो जाता है, उसमें वास्ट प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, राइट। अब क्योंकि हम लोग जेईई को स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं, तो हमारे जेईई पे जितना मैंने रैपिड सैंड फिल्टर करा है, दिस इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपसे एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन्हीं से रिलेटेड, दैट इज डबल फिल्टरेशन। डबल फिल्टरेशन, देखो डबल मींस ट्वाइस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे कैसा होगा, दो फिल्टर यूज होंगे। अब दो फिल्टर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि देखो मेरे पास में एक है रैपिड सैंड फिल्टर, हमने पढ़ा रैपिड सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है। इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 3000 से 6000 है ना, और इसकी एफिशिएंसी 80% से 90% इंप्योरिटीज रिमूवल। एक है स्लो सैंड फिल्टर, ये बोलता है इसका स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 98% से 99% रिमूवल। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसमें मुझे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो मिले इसके वाला, लेकिन एफिशिएंसी इसके वाली नहीं चाहिए। एफिशिएंसी कौन सी चाहिए, स्लो सैंड फिल्टर की। यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता है। तो मतलब मुझे इन दोनों को मिलाना है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये चाहिए, एफिशिएंसी ये चाहिए। तो इसको मिलाने के लिए जब हम दो फिल्टर्स को एक साथ यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल फिल्टरेशन। अब इसकी भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि अपना कोई जो मन किया वही का वही हम लोग लगा देंगे, नहीं। ये बोलता है कि सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर। अब रैपिड सैंड फिल्टर के बाद में यूज किया जाएगा स्लो सैंड फिल्टर। कभी भी स्लो सैंड के बाद रैपिड यूज नहीं होगा, हमेशा ऐसे यूज होगा, और इसके बाद हम लोग अगले ट्रीटमेंट यूनिट की तरफ भेज देंगे। ये कंडीशन रहेगी डबल फिल्टरेशन की। देखो यहां पे मैंने बोला इसकी एफिशिएंसी है eta1, इसकी एफिशिएंसी लेट अस सपोज eta2, छोड़ो इससे वैसे समझते हैं। इसकी एफिशिएंसी है 80%, ठीक, इसकी एफिशिएंसी है 98%, राइट। अब ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें, देखो अब जब पानी यहां से पास होगा तो ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होने के कारण से जल्दी से 80% इंप्योरिटीज को तो रिमूव कर देगा। सिर्फ कितनी इंप्योरिटीज रह गई, ओनली 20% इंप्योरिटीज रह गई। अब बेटा अगर 20% इंप्योरिटीज है, पानी यहां से पास हुआ, तो अब इसमें तो सिर्फ 20% इंप्योरिटीज गई। तो जब इंप्योरिटीज कम होंगी तो पानी जल्दी से पास हो जाएगा, और वो 20% का भी 98% रिमूव हो जाएगा यहां से। देखो दोबारा से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होने के कारण से जब हमने इसमें से पानी पास किया तो ये जल्दी से 80% इंप्योरिटीज को रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर ये यूज ना करते तो पानी को क्लीन करने में टाइम ज्यादा लगता, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका कम था, इसने कम टाइम में 80% इंप्योरिटीज रिमूव की। लेकिन जब मैं इसी पानी को आगे लेके जाऊंगा तो बेटा 20% ही तो यहां पहुंची ना इंप्योरिटीज, और जब यहां पे 20% इंप्योरिटीज पहुंची तो उसका 98% ये रिमूव कर देगा, और इसको रिमूव करने में, इसको क्लीन करने में टाइम भी कम लगेगा, बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे हमारा डबल फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो डबल फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी हम लोग एक रैपिड सैंड फिल्टर को स्लो सैंड फिल्टर से पहले यूज करेंगे तो इस फिल्टरेशन को हम लोग नाम देंगे डबल फिल्टरेशन, और उस कंडीशन में जो हम रैपिड सैंड फिल्टर यूज करते हैं दिस इज नोन एज रफनिंग फिल्टर। इसको रफनिंग फिल्टर हम लोग नाम देते हैं, ठीक। अब ओवरऑल एफिशिएंसी, इसकी टोटल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो 80% इसने रिमूव किया, तो इसका मतलब ये तो एफिशिएंसी है ही। ये कितना रिमूव करेगा, इसकी बची हुई इंप्योरिटीज का, तो 1 माइनस eta1 इंटू eta2। देखो ये है ओवरऑल एफिशिएंसी का, eta1 इज द एफिशिएंसी ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर एंड eta2 इज द एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एग्जांपल से ही समझ सकते हो। मैंने बताया रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी हमने मान ली 80%, स्लो सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी हमने मान ली 98%। तो देखो जब ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो 80% एफिशिएंसी तो है ही, प्लस अब ये कितना ट्रीट करेगा, ये 98% ट्रीट कर सकता है। किसका, क्योंकि इसमें तो आई इंप्योरिटी सिर्फ 20% है ना, तो ये क्या करेगा, जितनी इंप्योरिटीज हमने इस पे अप्लाई की स्लो सैंड फिल्टर पे, उसका 98% तो ये रिमूव कर पाएगा। इस तरीके से
हम लोग अपना ओवरऑल एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं डबल फिल्टरेशन में। सिंपल सा है क्वेश्चन यहां से जो बन सकता है, ठीक है। ये तो इतना सिंपल है कि इसको कराने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई थिंक, कि आपको सीधा दिया जाएगा रैपिड साइन फिल्टर और स्लो साइन फिल्टर की अलग अलग फिल्टर एफिशिएंसीज दी जाएंगी एंड यू विल हैव टू डिटरमाइन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको पुट करेंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप अपने डबल फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। देखिए आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिकल ये बोलता है डिजाइन अ रैपिड साइन फिल्टर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 75,000 persons having average water supply of 150 liters per capita per day. The rate of filtration is 100 liter per meter square per minute. Assume 5% water is required for backwashing with 30 minutes time in a day. ये बोलता है कि रैपिड साइन फिल्टर को आपको डिजाइन करना है जिसकी कैपेसिटी है 75,000 persons की, और एवरेज ऑन एवरेज जो वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दैट इज 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ठीक। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है 1 मिनट में, पर मिनट 100 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर एंड 5% वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग विद 30 मिनट्स टाइम इन अ डे। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली हम लोग अगर बात करते हैं तो ये आपको मेंस में देखने मिल सकता है, जो डिस्क्रिप्टिव लेवल का पेपर होगा उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है डिजाइन डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने में। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो, डिजाइन डिस्चार्ज एक्चुअल में है क्या। कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एवरेज से। क्यू एवरेज इसने बोला एक दिन में 150 लीटर का पानी कंज्यूम होता है, टोटल कैपेसिटी है 75,000 persons। तो क्यू एवरेज के लिए हम लोग क्या लेंगे, 75,000 persons इंटू 150 इंटू 75,000 persons, ये बन गया आपके पास में एवरेज। अब आपको चाहिए मैक्सिमम, क्यू मैक्स। तो क्यू मैक्स की अगर बात करें तो क्यू मैक्स कितना होता है 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज, तो 1.8 इंटू 150 इंटू 75,000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास वैल्यू बनेगी लगभग 2025 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2025 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 लीटर्स पर डे, ठीक है। ये बन गया अपने पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब एक्चुअल में यहां पे मैक्सिमम डिस्चार्ज और डिजाइन डिस्चार्ज सेम नहीं है। जैसे अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें मैक्सिमम और डिजाइन सेम होता था, यहां पे सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे आपको 5% वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बैक वॉशिंग के लिए, तो 5% पानी एक्स्ट्रा भी तो लेना पड़ेगा। तो increase the quantity, increase the maximum discharge by 5%। तो अगर इसको 5% बढ़ाना है तो इसको 5% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 105% करना है आपको। तो अब आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी क्यू मैक्स की, दिस विल बी 1.05 इंटू 205 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और यहां से आपके पास में लगभग वैल्यू बनती है, अगर हम लोग इसको कंसीडर करके चलते हैं, ठीक। चलिए एक बात छोड़िए इसको, आगे फिर इसी में आगे इकट्ठा एक साथ बताता हूं मैं आपको। तो हमने क्या किया, 5% तो मैक्सिमम डिस्चार्ज बढ़ा दिया। आगे क्या बोलता है अगले ही लेवल पे, आगे इसने बोला कि आपको दिया है 30 मिनट्स का टाइम इन अ डे बैक वॉशिंग में। अब देखो बेटा ये पॉइंट समझने वाला है, अगर 30 मिनट का टाइम बैक वॉशिंग में आएगा तो इसका मतलब हमारा फिल्टर काम कितना करेगा, हमारा फिल्टर तो सिर्फ और सिर्फ 23.5 मतलब 23.5 घंटे ही तो काम करेगा, क्योंकि आधा घंटा जो 30 मिनट्स है, हाफ एन आवर है, दैट हैज बीन कंज्यूम्ड इन बैक वॉशिंग। तो दैट मीन्स आपको अब ये देखो, ये जो वर्किंग अपने पास में आई है ना, ये वर्किंग अपने पास में किसमें आई है 24 आवर्स के बेसिस पे। आपको पानी इतना ही ट्रीट करना है नो डाउट, लेकिन ये वाटर ट्रीट आपको कब करना है 23.5 आवर्स में, 24 में नहीं करना। तो जब मैं इसे 24 घंटे में नहीं करूंगा, 23.5 घंटे में करूंगा, तो इनडायरेक्टली अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्चार्ज को, जो डिस्चार्ज रेट है, इसको 23.5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास में 30 मिनट्स टाइम इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग, 30 minutes time is used for back washing।
तो अगर 30 मिनट्स का टाइम बैक वॉशिंग में यूज हुआ है तो इसके बेसिस पे अगर मुझे डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, अब देखो ध्यान से बेटा, डिजाइन डिस्चार्ज अगर इसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो अब बहुत से लोग पता क्या करते हैं, जो गिवन डिस्चार्ज है इंटू 2025 इंटू 10⁴, ठीक है। अब 24 घंटे में अगर इतना है तो 23.5 घंटे में कितना होगा, 24 से डिवाइड किया, 23.5 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने ये किया गलत, क्योंकि मेन पॉइंट यही एग्जाम के अंदर देखा जाएगा कि ये वाला पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया। उल्टा करना है, इसको आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है और 23.5 से डिवाइड करना है। देखो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज रेट है, अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आएगा, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा उसको हमें ट्रीट कितने देर में करना है, उसको हमें ट्रीट करना है 23.5 घंटे में, ना कि 24 घंटे में। तो उसके बेसिस में हम लोग डिजाइन डिस्चार्ज इसको कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2171.48 इंटू 10⁴ लीटर्स पर डे। तो 2171.48 इंटू 10⁴ लीटर्स पर डे, ये आ गया अपने पास में डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है। अब डिजाइन डिस्चार्ज के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आगे आपको चाहिए एरिया, और एरिया के बाद में नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब एरिया के लिए सेकंड इज प्लान एरिया। अब प्लान एरिया कैसे आता था, तो एरिया के लिए आपको क्या लेना है, डिजाइन डिस्चार्ज QD अपॉन रेट ऑफ फिल्टरेशन, और रेट ऑफ फिल्टरेशन अपने पास में कितना दिया है, 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। QD की वैल्यू 2171.48 इंटू 10⁴। रेट ऑफ फिल्टरेशन में ये बोलता है 1 मिनट में 100 लीटर का पानी ट्रीट हुआ। मेरे पास में टोटल कितना टाइम है, 23.5 आवर्स, तो 60। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे 24 लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 23.5 लिख देते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्ट जो है, जो एक्चुअल होना चाहिए दैट मस्ट बी 23.5। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो टोटल प्लान एरिया बनेगा दैट विल बी 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। दिस इज प्लान एरिया। अब प्लान एरिया के बाद में अगला है आपके पास में नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स या नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स। तो इसके लिए n इक्वल टू 1.22 स्क्वायर रूट ऑफ QD। अब 1.22 एज इट इज, QD मैंने किसमें बताया, QD की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में लेनी है मिलियन लीटर्स पर डे में। तो इसका मतलब जितना हमारे पास में डिजाइन डिस्चार्ज आया था इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से। तो ये QD की वैल्यू 2171.48 इंटू 10⁴ है, और इसको जब आप MLD में कन्वर्ट करेंगे मिलियन लीटर्स पर डे में, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻6 से। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 21.71 या 21.72 मिलियन लीटर्स पर डे। पुट करो यहाँ पे, तो n इक्वल टू 1.22 स्क्वायर रूट ऑफ 21.72। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आई थिंक दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.68। तो प्रोवाइड कितने करेंगे, देखो इसने बोला कि कम से कम आपको 5.68 फिल्टर्स तो चाहिए, राइट। क्या हम लोग 5.68 फिल्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं, हमें तो इसको राउंड ऑफ तो करना ही है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। प्रोवाइड 6 + 1 = 7 यूनिट्स ऑफ फिल्टर। ठीक, नंबर आ गया। अब प्लान एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट, प्लान एरिया ऑफ ईच यूनिट। तो प्लान एरिया के लिए, ईच यूनिट के लिए टोटल प्लान एरिया 154 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स। अभी बताया था आज ही की क्लास में, स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो रिक्वायर्ड कितनी है यहाँ से, 6। इसको सॉल्व करो, यहां से आएगी आपके पास में एरिया की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपके पास में बनेगी 6 × 2 = 12, 25 पॉइंट आई थिंक 4066 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच यूनिट रिक्वायर्ड इज 25.66 मीटर स्क्वायर। अब इसके बेसिस में अगर स्क्वायर यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट के बेसिस पे हम लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर L is to B रेशियो आप कुछ और एज्यूम करना चाहें तो आप उसके बेसिस पे भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है बेसिकली जो अपने पास रैपिड साइन फिल्टर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिजाइन डिस्चार्ज की कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें गलती नहीं करनी है, इसमें बैक वॉशिंग वाली क्वांटिटी भी बढ़ानी है एक पॉइंट, और दूसरा टाइम इंटरवल को भी कंसीडर करना है, कितना बैक वॉशिंग में टाइम कंसीडर किया गया है। ठीक, अब लास्ट पॉइंट इसमें बताऊंगा आज की क्लास में। देखो मेरे को बोला गया है एक रैपिड साइन फिल्टर है, एक स्लो साइन फिल्टर है, यही दोनों अभी तक डिस्कस हुए हैं। लिमिटेशंस बताओ, स्लो साइन फिल्टर की लिमिटेशन बताओ। क्या हमने कोई लिमिटेशन स्लो साइन की पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। आप नोट्स को अगर देखोगे तो उसमें आपको ध्यान आएगा स्लो साइन फिल्टर की हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी, और वो लिमिटेशन जो थी वो लिमिटेशन थी इसका प्लान एरिया। स्लो साइन फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होने के कारण से इसके लिए प्लान एरिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। रैपिड साइन फिल्टर की लिमिटेशन की बात करें तो 3 है, मड बॉल फॉर्मेशन, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर एंड एयर बाइंडिंग। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेशर फिल्टर को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा नहीं है प्रेशर फिल्टर, और साथ में हम लोग हमारे डिसइंफेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। राइट, तो तब तक के लिए अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप प्रीमियर के टाइम पे लाइव चैट में डाउट डाल सकते हैं। राइट, मैं जब भी आपका चैट देखूंगा उसके बेसिस पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके देन, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट, एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। राइट, थैंक यू।